तो हेलो बच्चों, आज हम लोग यू भी तथा एफ संबंध को पढ़ेंगे, या इसी संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। तो आज हम लोग ना बेसिकली इसका निगमन करेंगे, एकदम जड़ से देखेंगे कि दर्पण सूत्र निगमित होता है तो कहाँ से कैसे किस प्रकार निगमित किया जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अवतल दर्पण के लिए। ये हमारा दर्पण, कोई अवतल दर्पण हमने ले लिया, जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की एक डिफिनीशन होती है ना कि जो अपने आंतरिक भाग से परावर्तन करता है। तो हमने एक दर्पण खींच दिया जो कि हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। और इस दर्पण पे मैंने एक वस्तु को रख दिया, और ये वस्तु हमने मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, जिस वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए बी। एक वस्तु को रख दिए। अब वस्तु से हम प्रतिबिंब का निरूपण करेंगे, तो प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने का जो कंडीशन होती है, जैसे कि समांतर, सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु से एक प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, और दूसरी हम लोग क्या करते हैं, या तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे या फोकस दूरी से या फोकस बिंदु से, ठीक है। तो जो ये प्रतिबिंब बनने की डिफिनीशन है या कंडीशंस होती है ना, इनको हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूर्णतः पढ़ लिया है। तो आज हम लोग इस फार्मूले का निगमन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारी, हम मान लेते हैं कि इसका यहाँ पे फोकस बिंदु है, इसका यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है ना। तो फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र दोनों को जब हमने मान लिया है, तो ये जब परावर्तित होगी तो फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, और दूसरी किरण को हमने सीधा प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। तो जब दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो ये परावर्तन के पश्चात भी प्रकाशिक केंद्र से ही होकर के गुजरेगी। ये परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का नियम ये कहता है ना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, हमने एक यहाँ पर खींच लिया। अब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इनके कटान बिंदु पर बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा। हम मान लेते हैं कि इसका नाम ए डैश बी डैश है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बन गया। हम यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और यहाँ से एक इस पे लंब डाल देंगे, और जैसे ही हम लंब डालेंगे तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम एल, इसका नाम दे देते हैं एम, और इसका नाम दे देते हैं पी नहीं, इसका नाम आर दे देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं, क्योंकि दर्पण का ध्रुव है। अब इसमें हम लोगों को जो दूरियां पता होती है ना, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो ये देखिएगा, ध्रुव से फोकस तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी। जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है और ध्रुव, यानी यदि हम देखें तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, ये प्रतिबिंब है हमारा, और यहाँ से हम देखें तो ध्रुव के बीच की दूरी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं वी, और वस्तु और दर्पण के बीच में जो दूरी होती है इसका नाम हम देते हैं यू, क्योंकि यही कहा जाता है ना कि फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी जो हमारी ना। अब इन यू वी तथा एफ को विधिवत समझते हैं। तो यू और वी और एफ का मतलब क्या होता है, समझिए। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, अर्थात फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। यू का मतलब होता है कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, और वी का मतलब होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो ध्रुव से कितना दूरी पर बना हुआ है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अपने निगमन करते हैं, ठीक। ये दूरियां हो गई। सबसे पहले हम लोग ना इसको समरूप त्रिभुज प्रूफ करेंगे, क्योंकि वही एक जरिया होता है जिसके थ्रू हम लोग आसानी से दर्पण सूत्र का निगमन कर सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज प्रूफ करने के लिए हम लोग इसमें ना एक दो त्रिभुजों को लेते हैं और दो ऐसे त्रिभुजों। अब इसको कौन सा त्रिभुज लें ये कैसे समझ में आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा ना कि जिन दो त्रिभुजों में एकांत या कह सकते हो शीर्षाभिमुख कोण पाया जाए। देखो ये कोण है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा, ये वाला है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, अर्थात हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी,
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इनको हमने ले लिया है। अब यदि हम देखें तो ये कोण क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिखेंगे कि कोण ए सी बी। शीर्षाभिमुख कोणों की कंडीशन ये होती है ना कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, अर्थात हमारा जो कोण ए सी बी होगा वही कोण ए डैश सी बी भी होगा। मतलब ये कोण, और देखिए ध्यान से, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखें तो ये दोनों कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं, क्योंकि वस्तु सदैव मुख्य अक्ष पर 90 अंश के कोण पर रखी जाती है और प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष पर 90 अंश के कोण में मापा जाता है। तो देखिए, तो कोण जो हमारा ए है ना वही बराबर हो जाएगा कोण ए डैश के, और ये कोण का मान कितना है, 90 अंश मान है। एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, यानी कोण सी बी ए इज इक्वल टू कोण सी बी डैश ए डैश। और एक त्रिभुज के, यदि इन दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी के यदि तीनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब समरूपता का एक नियम होता है, समरूपता का नियम ये कहता है ना कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, अर्थात हम संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब ये है ना कि इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज के लंब का अनुपात इन दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। मतलब ये हो जाएगा ना कि संगत भुजाएं मतलब लंब बटा इस त्रिभुज का लंब बराबर होगा किसके, इसके आधार बटे इसके आधार के, और इसके कर्ण बटे इसके कर्ण के, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे यूज करना है ना, ये करना है कि हम देखेंगे कि इनका आधार मतलब ए बी बटा ए डैश बी डैश। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना ये जो लंब है, संगत त्रिभुजों के लंबों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो अर्थात हम इन लोगों में कह सकते हैं ना कि ये बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, जो हमारा ये आधार है ए सी और सी ए डैश के। मतलब क्या हो जाएगा कि ए सी और ए डैश सी के बराबर होंगे। देखिए ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो कि हमारे लंबों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर हो गया। तो मैंने पहले इस त्रिभुज की बात किया, फिर इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज का लंब बटा इस त्रिभुज का लंब बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार बटा इस त्रिभुज का आधार। इस त्रिभुज का लंब ए बी बटा इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बराबर इन दोनों का आधार मतलब ए सी बराबर किसके हो गया, ए डैश सी के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, और आगे चल के ना इसका यूज किया जाएगा। तो अब आगे समझिएगा, दूसरा हम लोग समझते हैं, दूसरा वाला त्रिभुज हम पुनः लेते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज, देखो अब हमें जो एकांतर हमने कहा था ना कि जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण मिलेगा उसी को हम लोग लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक शीर्षाभिमुख मिल रहा है और एक शीर्षाभिमुख यहाँ पे, तो हो क्या जाएगा, पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ यम यन में। क्लियर हो, ये दोनों त्रिभुजों को हमने लिया हुआ है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले देखें ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और कंडीशन क्या कहती है कि शीर्षाभिमुख कोणों के जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज में जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए दोनों शीर्षाभिमुख कोण है ना तो ये बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं ना कि कोण ए डैश, चलिए पहले इस ऊपर वाले बड़े वाले ऊपर वाले की बात करते हैं, कोण यम एफ यन बराबर हो जाएगा कोण ए डैश
एफ बी डैश। क्लियर हो। और दूसरा हम लोग देखें तो ये वाला कोण कितने अंश का, 90 अंश का, और ये कोण भी 90 अंश का है। तो हमारा बराबर हो जाएगा कि कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर कोण यम एन एफ, और ये बराबर कितने अंश का होगा, 90 अंश के होगा। दोनों चीजें क्लियर है। आगे देखते हैं, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे ना तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो हमारा हो क्या जाएगा कि m जो हमारा कोण यम होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी डैश। और जब किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हो गए थे तीनों कोण बराबर, तो यहाँ पे भी जब तीनों कोण, ये कोण इनके बराबर, ये कोण इनके बराबर और ये वाला कोण इनके बराबर, तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज यफ यम यन समरूप होगा। और किस त्रिभुज के समरूप होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ के, इसके समरूप होगा। अब जैसे ही समरूप होगा तो फिर वही प्रमेय हमारी लग जाएगी समरूपता कि लंबों का अनुपात बराबर होगा किसके, आधारों के अनुपात के। यानी हम कर सकते हैं कि mn बटा ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा, fn बटा इनका आधार क्या है, ए डैश एफ की। अब थोड़ा सा इसमें और चीज़ें देखते हैं, तो और देखेंगे ना तो ये चीज़ें देखिए, ये जो हमारी mn वैल्यू है, ये ए बी, ये दो समांतर रेखाओं ने, मैंने यही कहा था ना कि समांतर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हैं और दोनों कोण क्या बना रही है, 90 अंश का कोण बनाती हुई दूरियां हैं। तो अर्थात हमारा अगर हम देखें ना तो समांतर रेखा के बीच की जो ये दोनों दूरियां है ना ये आपस में बराबर हो जाएंगी। अर्थात हम लिख सकते हैं ना कि जो हमारी ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगी, यम एन के बराबर हो जाएगी। और जब हम एक बड़ा दर्पण लेंगे ना, ये झुकाव जितना ही कम होगा, तो जो ये एफ एन की वैल्यू होती है ये लगभग एफ पी के बराबर हो जाती है। एफ एन की वैल्यू लगभग एफ पी के बराबर होती है ना, तो हम चाहे ना तो एफ एन की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ पी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन को पुनः जब डाइवर्ट करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा ना, देखिए अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ से पुनः इक्वेशन है, एम एन की जगह हम ए बी यूज करेंगे तो हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा, एफ एन। एफ एन की जगह हम क्या यूज कर देंगे, एफ पी, तो हो जाएगा एफ पी बटा ए डैश एफ। ये हमारा हो गया कौन सा है, समीकरण 2। अब यदि हम देखें ना समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कर दें तो ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश है बराबर ए सी अपान ए डैश सी, ये एफ पी अपान ए डैश है। अब जब किसी इक्वेशन के ना दोनों एक पक्ष समान होता है, दोनों इक्वेशनों में एक पक्ष है, मतलब यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब ये अगर सेम है ना तो इसके दोनों साइड, ये वाले साइड भी आपस में समान होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अगर हम दोनों की तुलना कर दें, जैसे अगर हम लिखते हैं, लिखेंगे इनको कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो देखिए ए बी अपान ए डैश बी डैश के बराबर है और ए बी अपान ए डैश बी डैश के बराबर होगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ। ठीक, ये हमारा बन गया एक नया इक्वेशन। अब इनको हल करते हैं, क्योंकि हमें दूरियां पता नहीं है, दूरियां दी भी नहीं जाती हैं, तो अब इनको दूरियों को ना डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक दर्पण और प्रतिबिंब बनने के लिए केवल 3 ही दूरियां पता होती हैं, एक एफ वी यू। हम सारी दूरियों को इनके रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो जो अब पहला दूरी लिखी गई है ए सी, हमें ए सी का तो मान पता ही नहीं है, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो ए पी माइनस सी पी कर देते हैं। अगर मैं इस बड़ी दूरी में से ये छोटी दूरी हटा दूं, ए सी की जगह अगर मैं लिखूं तो क्या लिख दूंगा कि ए
पी माइनस पी सी बटा, देखिए ए सी की जगह हमने क्या, हमें ये वाली दूरी चाहिए तो हमने क्या किया, पूरे बड़े यहाँ से लगाए यहाँ तक में से इतनी दूरी को हटा दिया है, यानी ए पी में से सी पी को हटा दिया है। हमें पता चल गया कि हमारे दूरी का मान कितना होगा। क्लियर। अब दूसरा ए डैश सी, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें ये वैल्यू भी नहीं पता है, तो इसको भी हम यदि लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी सी माइनस पी ए डैश। पी सी मतलब इस बड़े वाली दूरी में से अगर ये इतनी दूरी घटा देते हैं, जैसे देखो इतने में से हम इतने को हटा देंगे तो मुझे ये छोटी दूरी निकल गई ना, तो मैंने वही लिखा है कि सी पी माइनस ए डैश पी। क्लियर है। अब इधर वाले में आ जाते हैं तो एफ पी ये तो फोकस दूरी हमें क्लियर पता होती है, तो इनको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है नहीं। ए डैश एफ ये वाली दूरी हमें चाहिए, ये दूरी हमें नहीं पता होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि पी ए डैश माइनस एफ पी। इनको हम क्या लिख देंगे, पी ए डैश माइनस एफ पी, और इसको हम बनाते हैं समीकरण 3। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया है, ठीक। एक एक त्रिभुज का अब वैल्यू को रखते हैं ए पी, और इनमें हम चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ते हैं। तो चिन्ह परिपाटी नियम ये कहता है ना कि ध्रुव के इस दिशा में मापी जाने वाली है, या आपतित प्रकाशिक किरण के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिया। अब ये सारी दूरियां जो मापी जा रही है ना, ध्रुव से इधर इसी दिशा में मापी गई हैं, तो सब आपतित प्रकाश के विपरीत हैं, तो सब दूरी जो होगी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। अर्थात अब हम लेना शुरू करते हैं, तो जब हम लेंगे ना ए पी की जो वैल्यू है ना वो u है, तो हमारा ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू माइनस यू होगा। अगर हम पी सी की बात करें तो जो हमारा पी सी है ना, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, यही ना वक्रता त्रिज्या बोली जाती है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -2f, क्योंकि पीसी हमारी किसके बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या के, और वक्रता त्रिज्या जो हमारी फोकस दूरी होती है इसके 2 गुने के बराबर होती है, तो पीसी बराबर 2f। बात करते हैं एफ पी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, एफ पी फोकस दूरी है तो ये हो जाएगा -f। और पी ए डैश की बात करें, पी ए डैश, तो हमारा जो पी ए डैश होगा ना वो बराबर हो जाएगा -v के, क्योंकि ये क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। पी ए डैश जो है हमारा वो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, इसलिए हम इसको -v लिख देंगे, ठीक। तो इतना समझ में आया। ए पी ये क्या है, वस्तु की दूरी है। पी सी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम 2f के बराबर लिखते हैं, सब इधर मापी गए, सब माइनस में होंगी। एफ पी ये फोकस दूरी है, इसे भी माइनस में। पी ए डैश ये हमारा क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच, या कह सकते ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो इसको हमने -v लिखा हुआ है। अब इनका मान जो है ना, इनका मान समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग। और जैसे हम इनको समीकरण 3 में रखते हैं इनकी वैल्यू को, तो अब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -u माइनस पी सी की जगह रखेंगे -2f अपॉन पी सी, यानी -2f माइनस पी ए डैश की जगह हम क्या रख देंगे, -v इज इक्वल टू एफ पी की जगह हम क्या रखेंगे, -f अपॉन पी ए डैश, यानी -v माइनस एफ पी -f, इतना हम रख लेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, इनको हल करते हैं थोड़ा सा। इधर से क्या करते हैं ना, चलिए उसी तरह अब इसको सिंपल करते हैं। तो -u कोष्टक हटाएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2f अपॉन -2f माइनस प्लस हो जाएगा v इज इक्वल टू -f बटा -v प्लस f। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हम गुणा करेंगे, ठीक ना। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो होगा क्या कि -u प्लस 2f, और इसमें गुणा कौन करेगा, -v प्लस f से, तिर्यक गुणा करा रहे हैं। और उधर हमारा जाएगा तो हो जाएगा -f, और गुणा किससे करना है, -2f प्लस v से। कोष्टक को ओपन करते हैं तो देखिए -u का गुणा -v में करेंगे तो प्लस uv, और माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो
यू एफ। अब इनका करते हैं 2f का गुणा कराएंगे तो -2fb, माइनस प्लस के साथ करेगा तो माइनस हो जाएगा। 2f का गुणा अब में करते हैं तो +2f² बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा +2f² और माइनस का कराएंगे तो -fb। ये गुणा करना है, ठीक है। और यहाँ तक आप लोगों को आई होप पूरा वीडियो, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, हमने इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, माइनस और जैसे ही कराएं तो माइनस यू को लेंगे तो इनमें गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी, और फिर कराएंगे तो यू एफ, 2f को उठाएंगे इनमें कराएंगे तो -2fb, 2f को उठाएंगे एफ में कराएंगे तो +2f, और यहाँ पे कराएंगे तो -f का गुणा प्लस यानी 2f² और माइनस का माइनस में अब भी। क्लियर है ना। और अब इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का ये रीज़न है ना, यहाँ पे प्लस है, बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं। तो हम करेंगे तो यू भी बराबर, उधर यदि हम भेजते हैं तो हो क्या जाएगा कि 2f, पहले इन पदों को लिख लेते हैं, 2f² - fb, और ये देखिए इधर माइनस है उधर जाके हो जाएगा +uf +2fb +2f²। इतना तो क्लियर है ना। अब इसके आगे ना हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद वाला जो सेक्टर है ना, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हमारा यू भी बराबर क्या आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे हल करते हैं। देखिए अब हम लोगों ना, तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे +2f² था तो इधर जाके क्या हो गया -2f²। यहाँ पे -2fb था तो यहाँ तो +2fb, यहाँ पे -uf था तो यहाँ +uf, ठीक है ना। तो हम पक्षांतर कर लेंगे। अब देखो यहाँ +2f² -2f² से कट गया, -fb है, uf है, और ये +2fb है ना, और माइनस मतलब 2fb में से एक fb को घटा देंगे तो हमारा आएगा क्या, अगर हम करें ना तो u भी बराबर, देखिए अगर हम इसको लिखें तो u भी बराबर क्या आएगा हमारा, पहले तो हम प्लस वाले को लिख लेते हैं तो हो जाएगा uf माइनस है ना, यहाँ पे 2f भी है और यहाँ पे -f भी है, तो 2fb में से -1 घटा देंगे, f भी बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे fb। अब हम इन दोनों पक्षों में uv तथा uvf से भाग दे देंगे। uvf से भाग देने पर अब दोनों पक्षों में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा uv/uvf बराबर uf/uvf प्लस fv/uvf। इतना क्लियर है। अब देखो इनको अगर हम काटें, ठीक ना, तो ध्यान से देखिए, u से u कट गया, v से v कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, बचा क्या, यहाँ पे ऊपर एक बचा, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, बराबर यहाँ पे देखें तो 1/v बचा है प्लस 1/, यहाँ पे देखें तो u बचा हुआ है, ठीक है ना। या इसी को हम लिखें तो 2 में 3 जोड़े या 3 में 2, बात एक ही है, 1/f = 1/u + 1/v। ये रहा हमारा दर्पण सूत्र। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आप लोग इसको ना नोट कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत आसान होता है, अगर कहीं नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, और नहीं तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी आप नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा विधिवत। और ये रहा हमारा अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र होता है उसका हम लोगों ने निगमन कर लिया है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए भी अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम कर देंगे। और हाँ, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। आप इस सूत्र को 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप क्लियर जान सकें कि ये सूत्र किस तरह से निर्मित किया जाता है। बहुत आसान है, अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 25 मिनट